नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पाठशाला प्लस पर। और आज का ये सेशन ना बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। कारण क्या है? आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक दोस्ती की ऐसी कहानी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुश्मनी में कन्वर्ट हो गई। जब दोस्त दुश्मन बन जाए तो उससे ज़्यादा खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता। कारण क्या है? सारे पेन पॉइंट्स, सारे वीक पॉइंट्स एक दूसरे को पता होते हैं। तो इस पूरी कहानी को अगर हम सम अप करना चाहे कुछ 2 लाइन्स में, तो इस तरह से सम अप करना करेंगे कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, एक दूसरे के खातिर मरने को तैयार थे। आज जो जाने दुश्मन नजर आते हैं, एक दौर था जब ये भी कभी जिगरी यार थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के दोस्ती की कहानी जो 1979 के बाद से दुश्मनी में कन्वर्ट हो गई। 1916 से लेकर 2025 तक की पूरी कहानी हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की कहानी की शुरुआत करें, आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस पूरे सेशन से आपको क्या चीजें पता चलेंगी। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल और ईरान मैप पे कैसे दिखाई पड़ते हैं, कहां पर है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से हुई। हमको यह पता चलेगा कि ऐसे कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से यहूदी लोग पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर के प्रेजेंट डे इजराइल में आकर इकट्ठा होने शुरू हो गए। फिर समय बीता, ये कहानी है आपकी 1916 वर्ल्ड वॉर के आसपास की। वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, फिर समय बीतता जाएगा, पूरी दुनिया से यहूदी आकर के इकट्ठे होते रहेंगे इजराइल में। और 1948 में फाइनली इसराइल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया जाता है। जब ये इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया गया तो पूरा अरब साम्राज्य परेशान हो जाता है और इसके विरोध में उतर आता है। उनका कहना था कि भाई, ये ज्यूज को जबरदस्ती हमारी जमीन क्यों दे रहे हो। ये सारी चीजें हमको समझ में आएंगी अपने आज के सेशन में। लेकिन इस पूरे विरोध के बाद भी ईरान एक ऐसा देश होता है जिसका इसराइल से बहुत ज्यादा अच्छे संबंध हो जाते हैं और इनकी दोस्ती की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है। इनकी दोस्ती की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर होने के बाद हमको दिखाई पड़ता है कि ये लोग आपस में बहुत तरह की डील्स कर रहे हैं, एक दूसरे का इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि लोग मतलब अपने सगे संबंधियों का सपोर्ट ना करें, इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे का। फिर अचानक से कुछ ऐसा क्या हुआ, अचानक से हुआ कि विद द टाइम वो चीजें हमको समझ में आएंगी आज के सेशन में। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से 1979 के बाद से ईरान का रुख बदल गया और ईरान जो कभी सच्चा दोस्त हुआ करता था इसराइल का, वो जाने दुश्मन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब जाने दुश्मन में कन्वर्ट हो गया तो इसराइल को किन बातों का डर है, ईरान को किन बातों का डर है, क्यों ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, चीजें एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और जब पूरी कहानी आप सुन लोगे तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपना एक मौलिक कर्तव्य निभाएं। मौलिक कर्तव्य कौन सा? मौलिक कर्तव्य ये कि आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और क्या चाहिए हमसे और किस तरह की वीडियोस आप एक्सपेक्ट करते हो। साथ में इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि अपकमिंग वीडियोस आपके पास आराम से पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हो गई सारी बेसिक कहानी। करते हैं कहानी की शुरुआत मेरे साथ। मेरा नाम है प्रियम मिश्रा और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसराइल और ईरान आखिर वर्ल्ड मैप पे दिखाई कहां पड़ते हैं। अगर इसको जानने की कोशिश करोगे आप तो हम आपको दिखा देते हैं ये मिडिल ईस्ट का मैप जो प्रेजेंट डे सिचुएशन आपको दिखाता है। ये जितना आप पोर्शन देख रहे हैं इसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। अगर हम इसको कंपेयर करें या फिर बेटर से कि इंडिया के रिस्पेक्ट से देखें तो इंडिया यानी इंडिया दैट इज भारत, यहां से जब आप वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू करोगे तो नीचे आपको अरेबियन सी मिलेगा और यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा गल्फ ऑफ पर्शिया, जिसको हम खाड़ी भी बोलते हैं, पारस की खाड़ी बोलते हैं। अब ये पर्शिया की खाड़ी जो है, इसके आसपास ये जितनी कंट्रीज हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया और आपका यूएई हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, सारी जो कंट्रीज हैं इनको गल्फ कंट्रीज कहा जाता है क्योंकि इस गल्फ के अराउंड ये सारी बसी हुई है। यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में तेल पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। इसके सामने जो आप ईरान देख रहे हो, कहानी यहां से शुरू करते हैं हम लोग। ईरान है, ईरान से जब आप फर्दर वेस्ट में बढ़ोगे तो आपको मिलेगा इराक, इराक से और वेस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा जॉर्डन, जॉर्डन के बगल में मिलेगा आपको यहाँ पर वेस्ट बैंक और उसके बाद आपको मिलेगा इसराइल। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे एक दूसरे से हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करी जाए तो हमको दिखाई पड़ता है कि ये दोनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इसलिए आए दिन इनमें लड़ाई होती रहती है क्योंकि इनके पर्सनल डिस्प्यूट्स हैं। बट यहां पर आप देखोगे तो यार इतनी डिस्टेंस है, उसके बाद भी एक दूसरे को मार रहे हैं लोग, आखिर ऐसा क्या है? सारी बातें आपको समझ में आएंगी। लेकिन ये सारी बातें समझने के लिए आपको पहले 1914 में मिडिल ईस्ट कैसा दिखाई पड़ता है ये समझना पड़ेगा। यह है 1914 में मिडिल ईस्ट का मैप। ऑटोमन एम्पायर का पूरा राज्य हुआ करता था। प्रेजेंट डे के यूरोप का कुछ पोर्शन, आपका अफ्रीका का कुछ पोर्शन और मिडिल ईस्ट का लगभग पूरा पोर्शन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में रहा था। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब क्या होता है, जो होता है वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। क्या होता है कि ऑटोमन एम्पायर टूटता है अलग अलग कंट्रीज में, इन्हीं में से एक कंट्री निकल कर आती है इसराइल। इसकी पूरी कहानी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, आपको समझ में आ गया कि मैप पे कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। अब आइए जरा देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन से डेवलपमेंट्स हुए जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत करी।
तो यार जैसा मैंने आपसे बताया 1914 से लेकर के 1918 तक चल रहा था वर्ल्ड वॉर वन। इसी टाइम पर ब्रिटिश और फ्रांस इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे थे। आपको एक बेसिक सी बात और बता देते हैं वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। वो बात यह है दोस्तों कि वर्ल्ड वॉर वन में कुछ कंट्रीज ने अपने ग्रुप्स बना करके रखे थे और आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। कौन कौन सी कंट्रीज थी? आपका अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, इटली हो गया, ये सारे एक तरफ थे। आपका जर्मनी हो गया और ऑटोमन एम्पायर हो गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। और ये दोनों जब आपस में लड़ रहे थे, ये दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे। जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर ये दोनों आपस में ग्रुप बना लिए थे, ये ग्रुप बना लिए थे, और ये दोनों आपस में युद्ध कर रहे थे। इसी को हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर वन बोला था। अगर आप देखोगे तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, इटली है, ये सब एक साइड में खड़े हुए हैं। अब इसी में क्या होता है, ब्रिटेन और फ्रांस आपस में कुछ एग्रीमेंट्स कर लेते हैं। और एग्रीमेंट्स कैसे कि यार जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म होगा ना, तो हम क्या करेंगे? जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म होगा तो एक्सपेक्टेशन इनको यही थी कि ये लोग जीतेंगे। और जब ये लोग वर्ल्ड वॉर वन जीतेंगे तो क्या करेंगे? ऑटोमन एम्पायर को तोड़ देंगे पूरी तरह से। ऑटोमन एम्पायर टूटेगा तो ऑटोमन एम्पायर का कुछ हिस्सा फ्रांस रख लेगा, कुछ हिस्सा रख लेगा ब्रिटिश वाले लोग, कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा रशिया और इटली को, और फिलिस्तीन नाम की जो जगह है यहां पर हो जाएगा इंटरनेशनल कंट्रोल। ये डिस्कशन इनमें आपस में हुए हैं। ठीक है, तो आइए जरा चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। इस डिस्कशन को नाम दिया गया है स्काइस पिकॉट एग्रीमेंट। क्यों नाम दिया गया स्काइस पिकॉट एग्रीमेंट? क्योंकि वो उनके ऑफिशियल्स थे जिनका नाम स्काइस और पिकॉट था। भूल जाओ भाई। ठीक है, तो ब्रिटेन ने ये कहा कि यार देखो, इराक और सऊदी अरब का हिस्सा मैं रख लूंगा, सऊदी अरब का पूरा हिस्सा नहीं, कुछ पोर्शन मैं रख लूंगा। फ्रांस ने कहा कि एनाटोलिया, सीरिया और लेबनान मैं रख लूंगा। एनाटोलिया जिसको हम आज की डेट में तुर्की के नाम से जानते हैं, तो ये हिस्से हो गया फ्रांस के कंट्रोल में। इन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को जो है हम इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दे देंगे। फिलिस्तीन को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वहां पर एक जगह पाई जाती है जिसका नाम है जेरूसलम। जेरूसलम यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए, तीनों के लिए एक तरह का तीर्थ स्थल है। प्लस वो मेडिटेरेनियन सी के बगल में है, तो वहां से ट्रेड में बहुत आसानी रहेगी। इस दिन का डिसीजन था कि फिलिस्तीन को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में डाल देंगे, कोई एक सेपरेट कंट्री नहीं रहेगा, किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। वो बचा हुआ जो पोर्शन होगा वो रशिया और इटली में बांट दिया जाएगा। ये डिस्कशन किसमें हुआ है? फ्रांस और ब्रिटेन में हुआ है। रशिया इटली का कोई रोल है नहीं इस डिस्कशन में, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया है, पूरा ओवरव्यू बनाया है कि जीतने के बाद हमें करना क्या है। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये दोस्तों, चले जाओ भाई वापस, क्यों नहीं जा रहे हो? ऐसी मेरी कौन सी बात तुमको बुरी लग गई? ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि ये एग्रीमेंट इन्होंने कर लिया है ब्रिटेन वालों ने फ्रांस के साथ। इसी तरह का एक एग्रीमेंट ये करते हैं हैशमाइट फैमिलीज के साथ। हैशमाइट फैमिली कौन है? हैशमाइट फैमिली जो मुस्लिम वर्ल्ड में एक फैमिली है जिसका नाम, जिनको हम हैशमाइट फैमिली के नाम से जानते हैं, उनके साथ भी एक ऐसा एग्रीमेंट किया। उनसे कहा कि यार देखो, क्योंकि ये लोग मुस्लिम है तो वो लोग ऑटोमन एम्पायर का सपोर्ट करेंगे। हैशमाइट फैमिली वालों से कहा कि देखो एक काम करो यार, तुम ऑटोमन का सपोर्ट ना करो, अगर हम युद्ध जीतते हैं तो तुमको एक सेपरेट लैंड दे देंगे। तो हैशमाइट परिवार को एक सेपरेट लैंड दे देंगे, उनको वहां का राजा बना देंगे। और बदले में क्या चाहिए ब्रिटिश को? कि तुम जो है इनका ऑटोमन एम्पायर को अंदर से कमजोर करो जिससे कि हम युद्ध जीत सके। तो ऑटोमन एम्पायर को तोड़ने के लिए इन्होंने ये काम किया। इसी तरह का एक एग्रीमेंट ये करते हैं ब्रिटिशर्स ज्यूज के साथ भी। ज्यूज के साथ क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं? जैसे इन्होंने हैशमाइट परिवार को लालच दिया है कि तुमको एक सेपरेट लैंड दे देंगे, वैसे ही ज्यूज को भी एक लालच दिया गया कि हम तुमको भी एक सेपरेट लैंड दे देंगे, जिसका नाम रखा गया बाल्फोर डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन हो रहा है 1917 में। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? आई डोंट नो। ओपन हो गया, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन हो रहा है 1917 में। इसमें कहा गया है ज्यूस से कि देखो तुम जर्मनी का साथ ना दो। देखो क्या हमने क्या देखा था कि दो ग्रुप्स थे, एक था ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली वाला, दूसरा था ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी वाला। ऑटोमन एम्पायर के अंदर जो लोग रहते थे उन लोगों को लालच दिया कि मैं तुमको सेपरेट लैंड मास दे दूंगा, तुम वहां के राजा बन जाना। ज्यूस जो जर्मनी में रहते थे इनको लालच दिया गया कि तुम जर्मनी का सपोर्ट ना करो, इंटरनली इनको वीक करो, हम तुमको एक सेपरेट लैंड दे देंगे। ज्यूस बहुत समय से चाहते थे कि हमारा एक सेपरेट लैंड होना चाहिए। कारण ये है कि ज्यूस के पास कोई अपना होमलैंड नहीं था, पूरी दुनिया में ऐसे ही फैले हुए थे। तो कहते हैं कि यार एक ऐसा देश होना चाहिए जो स्पेशली हमारा हो, जो ज्यूस के लिए जाना जाए, जैसे कि इजराइल जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं। तो ये लालच दिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ? यहूदी लोग क्या करते हैं? जर्मनी को इंटरनली वीक करना शुरू कर देते हैं, और रिजल्ट ये आता है कि ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी ये दोनों लोग युद्ध जाते हैं हार। अब युद्ध हार गए हैं तो क्या होगा? लोगों को पता चला कि यार ज्यूस ने बदतमीजी करी है। क्योंकि ज्यूस ने बदतमीजी करी है इसलिए हमको देखने को मिलता है कि हिटलर जो इनका होलोकॉस्ट कराता है, इतना दबा के मारता है कि इन लोगों को छोड़ के भागना पड़ जाता है यहाँ से। क्योंकि हिटलर नफरत करने लग जाता है कि यार तुम हमारे देश में रहते हो और तुम यार इस तरह की बदतमीजी क्यों कर रहे हो। ये प्रॉब्लम थी। खैर वो अलग कहानी, उस पर हम कभी और डिस्कशन करेंगे, उसका मैं कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बट रीजन क्या था उस होलोकॉस्ट का, वो बताने की कोशिश किया है। तो आई होप ये पूरी कहानी क्लियर है। तो ये जो बाल्फोर डिक्लेरेशन है, यही जड़ बनता है
प्रेजेंट डे इजराइल के फॉर्मेशन की। कैसे जड़ बनता है, आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1917 में डिक्लेरेशन हो रहा है, 1918 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाता है। और वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद क्या हुआ, सॉरी वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो जाता है। वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के बाद क्या होता है, ज्यूज के ऊपर अत्याचार शुरू हो जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि भाई सबको पता चल गया कि इन्होंने बदतमीजी करी है। इसलिए ये लोग छोड़ छोड़ के अपनी जगह को फिलिस्तीन में आकर के बसना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे बोला गया था कि फिलिस्तीन में आपको एक होमलैंड दे दिया जाएगा। तो 1919 से 1923 के बीच में हम देख पा रहे हैं कि 35,000 ज्यूज माइग्रेट करके फिलिस्तीन आ चुके हैं। अब ये लोग जब वहां पहुंच रहे हैं तो यहूदियों की और ईसाइयों, सॉरी यहूदियों की और मुसलमानों की जन्म की दुश्मनी चलती, बहुत ही खतरनाक दुश्मनी चलती थी। अब ये लोग जब वहां पे जाके सेटल हो रहे हैं, वहां पे पहले से मुस्लिम पॉपुलेशन रह रही है, तो इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। अरब वर्ल्ड इसके ऊपर कंसर्न भी राइज करता है कि यहूदी और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं, ये गलत हो रहा है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप को बचाने के लिए यहूदी लोग एक आर्मी खड़ी कर लेते हैं, जिसको आयरन वॉल के नाम से जाना था। इसके ऊपर कुछ किताबें भी लिखी गई हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी चलती रहती 1947 तक। शुरुआत में जब ये आना शुरू हुए थे 1919 से 1923 के बीच में, तब ज्यूज ने 6% हिस्से पे कब्जा किया था करके, और वो छीटे छीटे में बिखरे हुए थे। लेकिन 1947 आते आते ये लोग वहां का 55% लैंड ओन करने लग गए। मतलब ज्यूज ने पूरे जो फिलिस्तीन है उसका 55% लैंड पे अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद क्या हो रहा है, 1923 के बाद कहानी पूरी 1947 तक जब जाएगी तो हमको पता चलेगा कि हाँ वर्ल्ड वॉर टू हो रहा है, फिर यूएन का फॉर्मेशन हो रहा है और सारी चीजें हो रही हैं। और इस सारी चीजों के बाद 1948 में फाइनली क्या किया जाता है, इजराइल को एक सेपरेट कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाता है। इजराइल को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। इजराइल के इंडिपेंडेंस से पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मच गई कि यार ये तो बड़ी बदतमीजी हो गई। पहले तो तुम लोगों ने इन लोगों को यहाँ पे ला के रखना शुरू कर दिया, हमें उसमें प्रॉब्लम थी कि यार हमारे लैंडमास पे तुम क्यों रख रहे हो किसी और को। उसके बाद हमारे लैंडमास को तोड़ करके तुम एक सेपरेट कंट्री बनाए दे रहे हो, जो कि पूरा यहूदियों को दिए दे रहे हो। तो इसकी वजह से अरब वर्ल्ड और इसराइल में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। पूरा अरब वर्ल्ड मिल करके इसराइल को मारने पे उतारू हो गया, जिसमें ईरान भी शामिल था। इनिशियली ईरान भी उसका अपोज कर रहा था इसराइल के फॉर्मेशन का। ये कहानी 1948 की है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यूएस जो कि ऑलरेडी बदनाम है अपने कूप करवाने की हरकतों की वजह से, जैसे हमने अभी रिसेंट में देखा बांग्लादेश में भी इन्होंने कूप कराया, शेख हसीना भाग करके यहाँ का यूनेस्को को बैठा के रखा है। वैसे ही इन्होंने क्या किया, वहां पर जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे उनको हटा दिया। उनको हटा करके अपना एक पपेट बैठा दिया जिसका नाम रजा पहलवी था, जिसको लोग शाह ऑफ ईरान के नाम से जानने लग गए। ठीक है, तो अभी 1953 आते आते क्या सीन हो गया है कि इसराइल का फॉर्मेशन हो चुका है और ईरान में अमेरिका का एक पपेट बैठ गया है कि जिसका नाम है रजा पहलवी। इसको शाह ऑफ ईरान के नाम से जाने लग गया। अब क्योंकि ये अमेरिका का पपेट है और अमेरिका ब्रिटेन साथ में थे और इन लोगों ने मिल करके बनवाया था इसराइल, तो ये रजा पहलवी जो था, जिसको शाह ऑफ ईरान कह रहे हैं, ये जो है इसराइल से अच्छी दोस्ती रखना शुरू कर देता है अमेरिका के कहने पे। और यहां से जिनकी दोस्ती शुरू हो रही है ये गहराती चली जाती है, क्योंकि इन दोनों के पर्सनल इंटरेस्ट है। इसराइल को चाहिए था ऑयल, ईरान को चाहिए थे वेपन्स। इजराइल जो है ईरान को वेपन्स प्रोवाइड करता था, ईरान इजराइल को ऑयल प्रोवाइड करता था। ये पूरी कहानी चलती जाती है। जो 40% ऑयल इजराइल का था वो पूरा ये ईरान से ही आना शुरू हो जाता है। बदले में इजराइल क्या कर रहा था, उनको अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस बता रहा था। इजराइल के जो खुफिया एजेंसी है मोसाद नाम की, उसी के तर्ज पे एक सावक नाम की एजेंसी बनवा देता है ईरान के लिए। मतलब सोचो कितनी गहरी दोस्ती कि दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। जो इजराइल ने अपने लिए डेवलप किया टेक्नोलॉजी, वो पूरी टेक्नोलॉजी देने को तैयार है ईरान को। ईरान ने जितना तेल निकाला पूरा का पूरा तेल देने को तैयार है इजराइल को। ये इतनी तगड़ी दोस्ती हो गई, लोग परेशान हो गए, इतनी तगड़ी दोस्ती किसमें होती है। तो यहां पर से पूरी कहानी हमको देखने को मिलती है। और इस कहानी के बाद ये कहानी चलती रहती है आपके 1979 तक। 1979 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से ये कहानी खत्म हो जाती है। क्या घटनाएं घट रही हैं, तो क्या हो रहा है कि 1953 से 79 तक क्या हो गया है, यहाँ पर इसराइल का और वेस्टर्न वर्ल्ड का पूरा वर्चस्व जम गया था ईरान में। इसराइल का और वेस्टर्न वर्ल्ड का वर्चस्व जमने का मतलब यह है कि यहाँ का जो कल्चर था वो पूरा डिप्लीट हो गया और वेस्टर्न कल्चर का पूरा इन्फ्लुएंस आ गया है। ईरान का कल्चर पूरी तरह से गायब होने लग गया और ईरान में पनपने लग गया वेस्टर्न कल्चर, जिसका लोगों के अंदर जिसकी वजह से लोगों के अंदर आक्रोश जगने लगा। इस आक्रोश को एक डायरेक्शन मिलती है जब यहाँ पर दो पॉपुलर लीडर आते हैं। उन लीडर्स का नाम क्या है, उन लीडर का नाम है, एक का नाम खोमैनी है और एक का नाम खमैनी है। खोमैनी और खमैनी ये दोनों लीडर्स आते हैं और ये लोग इस जनता के आक्रोश को एक अच्छी सी डायरेक्शन देकर के रिवोल्ट में कन्वर्ट करा देते हैं। इस रिवोल्ट का नतीजा क्या लगता है, इस रिवोल्ट का नतीजा ये होता है जो शाह ऑफ ईरान था रजा पहलवी, इसको मार के भगा देते हैं। बोल देते भाग जाओ, से दोबारा नजर ना आना, बहुत मारेंगे। ये निकल लेते हैं यहाँ से, भाग जाते हैं। जब ये भाग गए तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर पूरे ईरान का
ईरान का हो गया है वेस्टर्नाइजेशन। तो ये चाहते थे कि ईरान को वेस्टर्न कल्चर से मुक्त कराना है, और अगर वेस्टर्न कल्चर से मुक्त करा के खुद का कल्चर रिवाइव कराना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनका कल्चर तो इस्लामिक कल्चर था। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम अपने आप को एक इस्लामिक रिपब्लिक घोषित करते हैं, मतलब इनके स्टेट का एक धर्म होगा, वो धर्म होगा इस्लाम। तो यहां पर से 1979 से ईरान जो है एक इस्लामिक कंट्री बन जाता है। यहां तक कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, लेकिन डायरेक्ट दुश्मनी शुरू नहीं हुई है। टेंशन बढ़ गई है, लेकिन डायरेक्ट दुश्मनी नहीं हुई इसराइल और ईरान में। अभी क्या होगा? इसराइल अभी भी ईरान का पूरा सपोर्ट करता है। ईरान और इराक वॉर में इसराइल जो है ईरान का पूरा सपोर्ट करता है, इसको वेपन सप्लाई करता है, जिससे कि ईरान को सपोर्ट मिल सके, ईरान जीत सके। पूरी कहानी चलती रहती है। और इस पूरी कहानी के बाद ये नोटिस किया जाता है कि इसराइल तो ईरान का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान नफरत करने लग गया है इसराइल से। इवन इसराइल के ईरान में जो दो थे, खुमैनी और खमेनी, इन लोगों ने घोषित किया था कि जो यूएसए है वो बड़ा शैतान है और इसराइल छोटा शैतान है। सोचो, इतनी गहरी थी इसराइल और ईरान में, उसके बाद भी इसराइल को ये लोग शैतान जैसे वर्ड बोल रहे हैं। छोटा शैतान और बड़ा शैतान बोल करके यूएस और इसराइल को ये लोग डिनोट कर रहे थे। इनका कहना था भाई इसराइल की लेजिटिमेसी नहीं चलेगी, हमें इसराइल से कोई मतलब नहीं, इसराइल से हमें नफरत है। क्यों नफरत है? नफरत होने का कारण यह है कि इसराइल बना है ज्यूस पॉपुलेशन के लिए। ज्यूस ने किया है, फोर्सफुली आ गए हैं फिलिस्तीन में और अरब पॉपुलेशन को मार के यहां से भगा दिया है, मुस्लिम पॉपुलेशन को मार के यहां से भगा दिया है। तो इस वजह से ईरान को है प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए, ईरान का मकसद क्या था? ईरान बदल गया है अब एक इस्लामिक रिपब्लिक में, और इनका मेन मकसद क्या है कि हमको अपने कल्चर को रिवाइव करना है। जब इनको कल्चर को रिवाइव करना है, तो उसके साथ में इनको जो बाकी जगह मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है उस पर भी आवाज उठानी है। और यहां पर इनका कहना है कि फिलिस्तीन में क्या हुआ है कि ज्यूज जबरदस्ती आकर के घुस गए हैं और मुसलमानों की जमीन पे कर लिया है कब्जा। तो इसलिए इनका कहना था कि ज्यूज को यहां से मार के भगा देना चाहिए। किसका? ईरान का। और ये काम करने के लिए हम देखेंगे कि ईरान क्या करेगा, आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करना शुरू कर देगा। हालांकि ये क्लेम कितना सही कितना गलत, इस पे भी डिस्कशन हम कर सकते हैं। देखो यार, ये जो बंटवारा है ना, ये किया है ब्रिटिशर्स ने। अगर हम ब्रिटिशर्स की बात को ना माने तो इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे को भी ना मानो, और अगर उनकी बात को इंडिया और पाकिस्तान के लिए मान रहे हो तो भाई यहां पर भी माना जाना चाहिए। असल में देखा जाए तो ईरान को दुश्मनी किससे होनी चाहिए? ज्यूस से? नहीं, ज्यूस की कोई गलती थोड़ी ना है यार, क्योंकि ये पूरा जो बंटवारा करके यहाँ पे ज्यूस को बसाया है, ये पूरा डिक्लेरेशन किसने दिया था? ब्रिटिशर्स ने। तो कायदे से इनकी दुश्मनी होनी चाहिए ब्रिटिशर्स से, लेकिन ये लोग लड़ाई कर रहे हैं इसराइल से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरे अरबिक वर्ल्ड की यही है कि यार इनको पता ही नहीं है कि असल में हमारा दुश्मन कौन है, असल में हमको लड़ना किससे। बस किसी से लड़ना है, बिना बात के इसराइल से लोग लड़ाई करते रहते हैं। कायदे से देखा जाए तो इनको ब्रिटिशर से लड़ाई करनी चाहिए इस मैटर को लेकर के। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर है। अच्छा, ये कहानी अगर क्लियर है तो इसके बाद हम बढ़ेंगे कहानी में आगे और आगे की चीजें देखने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है? मैंने आपसे बताया था कि ईरान क्या कर रहा था, कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग करना शुरू कर देता है। तो आइए जरा देखते हैं ईरान क्या कहां कहां पर टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करेगा। हमने ये नोटिस किया कि इसराइल का फॉर्मेशन हो चुका है, ईरान इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि ईरान खुश हो जाता है क्योंकि उनमें वहां पर एक अमेरिका का पपेट बैठ जाता है, पूरी कहानी आगे बढ़ती है। फिर 1979 आने के बाद ईरान में वापस से इस्लामिक कल्चर का रिवाइव होता है, और यहां के बाद से ये शुरू कर देते हैं इसराइल का विरोध। इस विरोध के चलते देखो, इसराइल और ईरान में काफी डिफरेंस है। क्योंकि इसराइल और ईरान में इतना डिफरेंस है, ईरान यहां बैठा हुआ है, इसराइल यहां पे बैठा हुआ है। तो इसराइल डायरेक्टली ईरान डायरेक्टली इसराइल के ऊपर अटैक करने में बहुत दिक्कतें फेस करेगा। इसलिए उसने क्या किया, ईरान का जस्ट ऊपर पाया जाता है लेबनान। लेबनान में एक टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जिसका नाम था हिजबुल्लाह। उसने क्या किया, यहां पर यमन में एक टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जिसका नाम था हूती ग्रुप्स, जिनको हूती रिबल्स के नाम से जानते हैं। उसने क्या किया, फिलिस्तीन में यहां पर एक जगह है जिसका नाम गाजा है, यहां पर एक हमास नाम के टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इसराइल क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, लेबनान में सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह को, ये जो है गाजा में सपोर्ट कर रहा है हमास को, और ये यमन में सपोर्ट कर रहा है हुतीस को। और इन सबको हर तरह की फंडिंग दे रहा है, हर तरह का सपोर्ट दे रहा है कि भाई तुम सब लोग क्या करो ना, तुम इधर से इसको मारो, तुम इधर से इसको मारो, तुम इधर से इसको मारो। तो सब लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि तुम मिल करके इसराइल को मार दो। अब इतनी ज्यादा दिक्कत अगर क्रिएट करेगा तो इसराइल के पास क्या ऑप्शन बचता है? इसराइल के पास यही ऑप्शन बचता है कि भाई यहां पर से लेबनान में से हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए, यहां से हुतीस को खत्म किया जाए, और यहां गाजा में से हमास को खत्म किया जाए। यही करेगा, वही इसराइल इतने सालों से कर रहा था। अभी क्या हो रहा है कि खबर आई कि ईरान जो है न्यूक्लियर
फैसिलिटीज को डेवलप कर रहा है। अब ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज अगर डेवलप कर लेगा तो ईरान के पास इतनी पावर हो जाएगी कि यहाँ से बैठे बैठे इजराइल के ऊपर एक मिसाइल दागी और मिसाइल के गिरते ही इजराइल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरा वजूद खत्म हो जाएगा। तो ईरान के लिए अगर हम देखें तो लड़ाई किस बात की है कि भाई ये जगह मुसलमानों को दो। इजराइल के लिए देखें तो लड़ाई इस बात की कि यार हमारा वजूद ही संकट में है, अगर हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं दिखाया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे धरती से। तो ये है इनके युद्ध का पूरा कारण। आई होप ये चीज क्लियर है। अब हुआ क्या कि क्योंकि इजराइल ने पूरा सपोर्ट किया है ईरान को, इजराइल ने हर जगह ईरान को सपोर्ट किया था, अपनी सारी टेक्नोलॉजी इनको देकर के रखा था, सारी टेक्नोलॉजी सारी चीजें पता है, तो इजराइल के जो पेन पॉइंट्स हैं वो सारे पता है ईरान को, ईरान को सारी वीकनेसेस पता है इजराइल की। जब ये सारे पेन पॉइंट्स और वीकनेसेस पता होंगी तो ईरान बहुत आराम से कभी भी इजराइल को खत्म कर सकता है, क्योंकि उसको सारे वीकनेस सब कुछ पता है। जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ गई वो उड़ा के फेंक देगा इजराइल को, ये डर है इजराइल के मन में। इस वजह से पूरी कहानी चल रही है। आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी वजह से हमने देखा है रिसेंट में जब 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दो, नहीं बंद करोगे तो हम खत्म कर देंगे, नहीं बंद किया इन्होंने ईरान वालों ने, तो इजराइल ने इनके ऊपर अटैक कर दिया और अब इनके बीच में पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसमें अमेरिका भी बीच में उतर चुका है। आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी, यहां से आपको एकदम क्लियरिटी मिल गई होगी कि आखिर क्या दुश्मनी का कारण है इनका। आइए जल्दी से एक बार आपको मैं क्विक रिकैप दे देता हूं हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी। तो हमने सबसे पहले कहानी देखी 1916 की, हमने सबसे पहले कहानी देखी, कलर रेड कलर की जगह येलो कर लेते हैं, 1916 की कहानी देखी। यहां पर हमको 3 तरह के एग्रीमेंट्स देखने को मिले हैं और इन 3 एग्रीमेंट्स के बाद क्या हो रहा है, ये जो तीसरा वाला एग्रीमेंट था बाल्फोर एग्रीमेंट, इसकी वजह से ज्यूस सारे इकट्ठा होना शुरू हो गए, ज्यूस का माइग्रेशन होना शुरू हो गया। ज्यूस के माइग्रेशन के बाद क्या होता है, 1948 आता है और इजराइल का फॉर्मेशन हो जाता है, इजराइल फॉर्मेशन हो जाता है। 1953 में क्या होता है, ईरान और इजराइल में दोस्ती हो जाती है। यहां पर एक मिनट, 1953 में ईरान एंड इजराइल आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये दोस्ती चलती है 1979 तक। 1979 में खैमी और खिमैनी नाम के 2 लोग आते हैं और इस पूरे यहाँ पर एक क्रांति लेकर के आते हैं। इस रिवोल्ट के बाद से ये दोस्ती बदल जाती है दुश्मनी में और ये दुश्मनी हमारी कंटिन्यू रहती है, जिसका रिजल्ट हमको देखने को मिलता है 2025 में, जो इस समय पूरी जंग चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में। ये पूरा हमारा टाइमलाइन है, पूरा रोड मैप है। आई होप ये सारी कहानी आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये चीजें आपको समझ में आई हैं, अगर आप यहाँ तक रुके हुए हो वीडियो में, तो इसका सीधा सा मतलब है आपको अच्छी लगी, समझ में आ रही, मजा आ रहा है। और अगर आप ये मजा कंटिन्यू करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके। मुझे लस्सी बहुत पसंद है, अगर आप मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो आप सिंपल मुझे लस्सी गिफ्ट कर सकते हो। मैं आपको थैंक्स कैसे बोलता हूँ, थैंक यू पीपल। आप मुझे थैंक्स कैसे बोलोगे, ये लस्सी गिफ्ट कर देना। लस्सी कैसे गिफ्ट करोगे, लस्सी गिफ्ट करने का तरीका है कि वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को और कमेंट बॉक्स में बताओ आप और किन टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कहां पर कमी रही, कहां पे अच्छा लगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के फीडबैक्स के लिए पूरा कमेंट बॉक्स ओपन है। आप ये लस्सी गिफ्ट करके मुझे थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है। तो यार आई थिंक वी आर डन विद दिस टॉपिक, सो नाउ वी कैन एंड। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ करते हैं अपने इस सेशन को यहीं पे, देते हैं सेशन को यहीं पे विराम। मिलेंगे जल्दी किसी नए सेशन में कुछ टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चाहेंगे आप सभी से विदा। जय हिंद, जय भारत।